जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th जो आपकी बिहार बोर्ड हैं उनकी आज चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग इनके जितने भी प्रश्न उत्तर इस चैप्टर से बनते हैं जो आगामी आने वाले जितने भी छात्र 10th के एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो 2024 में दे या 25 में दे या आगामी 2-3 साल और आगे भी अगर आप देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से कवर किया गया। तो चलिए, सबसे पहला जो इस चैप्टर का क्वेश्चन बनता है वो बनता है संसाधन को परिभाषित करें। तो देखिए, आपको एग्ज़ाम में इस तरह से भी इस क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ दे कि संसाधन क्या है तो दोनों प्रश्न का कहना एक ही है। परिभाषित करने का अर्थ भी हुआ कि उसके बारे में बताएं, और संसाधन क्या है अगर आपसे पूछे तो वो भी उसका अर्थ हुआ कि संसाधन के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, संसाधन होता क्या है जो समझने का आप प्रयास करिएगा। आगे जो ये हम परिभाषा लिखे हैं उसको समझने से पहले मेरी बातों पर ध्यान दें। अगर हम साधारण एक लाइन में बोलें तो संसाधन का जो उत्तर हो सकता है, यानी संसाधन क्या है इसका एक लाइन में परिभाषा बोलें तो कह सकते हैं हम कि हमारे उपयोग में जितने भी वस्तु आते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। चाहे वो आपको पानी हो, पीते हैं तो आपके उपयोग में आया, चाहे आपके पास बाइक हो तो क्या आप बाइक को यूज करते हैं, चलाते हैं, उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी दुनिया में जितने भी वस्तु हैं जो हमारे उपयोग में आ जाए हम लोगों के लिए तो उसे ही हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। ठीक वही बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया। देखिए, जो किताबी परिभाषा है वो क्या कहता है, कह रहा है मानव के लिए उपयोगी सभी जीव वस्तु, यानी हम सभी मानव हैं, हम लोगों के लिए उपयोगी जितना भी वस्तु है, या तो पदार्थ हो या जो पर्यावरण में पाए जाते हैं, या जो पर्यावरण यानी हमारे वातावरण में, तथा मानवीय आवश्यकताओं। मानवीय आवश्यकता कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग जो मानव हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है, यानी हम मेरा साथ दे दे। समर्थ कहने का अर्थ क्या हुआ, हम लोग का साथ दे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक जैसे में मानव संसाधन, हम लोग भी देश के लिए काम आ रहे हैं तो ये हम लोग क्या हो गए, मानव संसाधन हो गए। उसी तरह खनिज, तो खनिज जो है चाहे आपका लोहा हो, एल्युमिनियम हो, ये सब क्या है, खनिज है। तो यह भी हम लोगों के लिए उपयोग में आ रहे हैं, क्योंकि लोहा से बन रहे हैं, टेबल कुर्सी वगैरह बनते हैं ना। उसी तरह आपके वन, तो वन भी हम अगर वन नहीं रहता तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाते, और ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो जीवित नहीं रह पाते। तो हम कह सकते हैं कि मानव के उपयोग के लिए वन भी आवश्यक है, यानी दुनिया में जितना भी वस्तु है वो आपका उपयोग में आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संभावी संसाधन तथा संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, संभावी संसाधन जो इस डिफिनीशन के अनुसार बताया जाए तो एक बार इसको हम पढ़ के सुना देते हैं, फिर हम अपने भाषा में आपको समझा देंगे। देखिए, संभावी संसाधन ऐसा संसाधन जो किसी विशेष में मौजूद होता हो और जिन्हें उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती हो पर जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, उसे ही हम संभावी संसाधन कहते हैं। देखिए, इसका कहने का अर्थ है ना, संभावी संसाधन जैसे ही नाम से स्पष्ट हो सकता है कि जिसकी संभावना हो, क्या हो, संभावना हो, और जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, यानी भविष्य में कभी भी किया जा सकता है। अगर कोई दिक्कत हम लोग को आए, किसी भी चीज़ की कमी आ जाए, तब उस स्थिति में हम ये सब जो संसाधन है ये सब उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। जैसे यहाँ पे हम आपको चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करें। ये आप लोग देख रहे हैं, ये पवन ऊर्जा के एक एग्जाम्पल हम समझाने का प्रयास करें। इससे क्या होता है, आप लोग कहीं कहीं गांव में भी देखते होंगे, एक आध दो जो लोहे का बना हुआ होगा इसी तरह का मॉडल का, ठीक,
इसका कार्य क्या होता है कि ये हम लोग को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है? ऊर्जा, यानी इससे पवन ऊर्जा, इससे क्या हम लोग को प्राप्त होती है? पवन की ऊर्जा प्राप्ति होती है। उसी तरह आपका ये सौर ऊर्जा है। आप लोग सौर प्लेट देखे होंगे, कहीं कहीं आप लोग सौर प्लेट वाले लैंप वगैरह देखे होंगे, चाहे आप कहीं भी बोर वगैरह जो आपके गांव में चलते हैं, जिसे हम देहाती भाषा में बोरिंग कहते हैं, वो इसके माध्यम से भी चलते हैं। तो ये सब चीज़ का कब प्रयोग किया जाता है? जब विद्युत की कमी हो जाए, यानी हम लोग के गांव में जो अभी बिजली कहाँ से उत्पादन हो रही है? बिहार बिजली विभाग के माध्यम से। तो ये जो बिजली विभाग अगर देना बंद कर दें तो उस स्थिति में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यही हुआ संभावी संसाधन, यानी इसका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे हमको दिक्कत आ जाएगा, कोई परेशानी आ जाएगा, तो हम इसका उपयोग भविष्य में कर सकते हैं। संभावना ऐसा आएगा तब। ठीक, तो यही हुआ आपका संभावित संसाधन। क्या हुआ? संभावी संसाधन। अब दूसरा जो है आपका संचित कोष संसाधन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप संभावी संसाधन समझ गए होंगे। अगर ये नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें, मैं कमेंट में आपका उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो संचित कोष को समझिएगा। संचित के मतलब आप समझते हैं? संचित के मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ठीक ना। कोष के मतलब क्या होता है? उसको सुरक्षित करना। तो संचित कोष संसाधन जो होता है वो ऐसी संसाधन जो भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भी क्या भविष्य में आवश्यकता अगर आएगा वैसा तो कर सकते हैं। जैसे बांध में जल, ये जो है ना, इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। इसका जो डिफिनीशन इस किताब के अनुसार बताया गया है, किताब ये नहीं है, ये मेरा ही परिभाषा लिखा हुआ है, लेकिन वो किताबी भाषा में लिखते हैं। देहाती में लिखेंगे तो कुछ टीचर को शक लग जाएगा, तो वो टीचर बोलेगा ये अपने मन से परिभाषा बना देता है। तो इसीलिए थोड़ा इसको किताबी भाषा में लिखने का प्रयास हम किए हैं। संचित कोष संसाधन जो है ये भंडार का हिस्सा है। ये कहना चाह रहा है कि जो संचित कोष संसाधन है वो क्या है? भंडार का हिस्सा है। यानी हम कहीं अगर किसी जल को जमा करें तो वो भंडार के रूप में जमा हुआ, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, हम लोग का जो तकनीक के माध्यम से ज्ञान है उसकी सहायता से प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि हम लोग के तकनीकी ज्ञान है कि हम मोटर के माध्यम से उस बांध में जो जल है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, काहेला? त धान पटावेला, गेहूँ पटाने के लिए। तो ये सब क्या हुआ? ये भंडार सीमित मात्रा में हम जमा कर लिए और उसका उपयोग भविष्य में कर दें तो उसी को हम क्या कहेंगे? संचित कोष संसाधन कहेंगे। जैसे बांधों में जल हो गया, वन आदि। अब कहेंगे कुछ लोग कि वन कैसे है सर? तो हम आपको समझाते हैं सर। देखिए, वन जो है वो संचित कोष इसलिए है कि अगर हम लोग को ऑक्सीजन की कहीं कमी हो जाए इस एरिया में, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे यानी वन होंगे वहाँ पे हम जाएंगे। तो वो भी एक भंडार का रूप हो गया कि नहीं? तो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि संचित कोष भी आप समझ गए होंगे। जैसे हम आपको बांध के जाल जो है वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और वन भी दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक ठोप भी डॉट न रहे। देखिए आप, ये बांध है, इस बांध के माध्यम से इसको रखा गया है। ठीक, जैसे ही शटर खोलेगा तो पानी फेंक देगा पूरा, वही बात है बांध का। ठीक, अब वन को समझिएगा। तो वन ये रहा। तो वन तो आप लोग भी जानते होंगे, तो इसको उतना समझाना उचित नहीं है। ठीक, आगे अब समझिएगा। तीसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि संसाधन संरक्षण उपयोगिता को लिखिए। देखिए, इस प्रश्न का कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों कि जो संसाधन जितना भी है जिसका उपयोग हम करते हैं उसका हम बचाव करेंगे, उसकी फ़ायदा क्या है उसको बताएं। अगर हम बचाव कर दिए संसाधन को तो आगे हमको क्या लाभ होगा उसके बारे में बताना है।
बस यही प्रश्न कहना चाह रहा है। तो देखिए, जो संसाधन संरक्षण है उसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते हैं कि संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ठीक, अब ये प्रश्न जो पूछा है उसका उत्तर देने का हम यहाँ प्रयास किए हैं। ठीक, संसाधन संरक्षण उपयोगिता को लिखिए। तो देखिए, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता जो है इस प्रकार है। सबसे पहला उपयोगिता यह है कि इसके माध्यम से संसाधन को लंबे समय तक संचित रख सकते हैं। यानी संसाधन को जब हम संरक्षित रखेंगे बाबू, तो इसके माध्यम से क्या होगा, संसाधन लंबा समय तक टिकेगा यानी जमा रहेगा। ठीक, दूसरा बात यह है कि संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित होगा। अगर हम अभी ही पूरा पानी को खपत कर देंगे तो क्या आगे आने वाले पीढ़ी को मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी तरह जितना भी कोयला वगैरह है उसको अगर हम अभी ही ख़त्म कर देंगे तो आगे आने वाले पीढ़ी को मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोयला जो है सीमित मात्रा में पाया जाता है। तो बहुत सा ऐसे भी संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में, उसको अगर हम संरक्षित करेंगे तभी अगली पीढ़ी उससे लाभान्वित होगी। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन संरक्षण से अगली पीढ़ी जो है लाभान्वित होगा। तीसरा पॉइंट संसाधन संरक्षण से क्या है कि भावी पीढ़ी को यानी आने वाले पीढ़ी को किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहना पड़े। यानी कोई दूसरा देश से हमारा दोस्ती ज़्यादा करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसे अगर मेरे पास कोई खनिज नहीं रहेगा तो दूसरा देश के साथ क्या बनाना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा। और संबंध बनाइएगा तो एक बात आपको भी पता होगा कि आपसे भी कुछ ना कुछ मांगेगा अगर आपको लाभ देगा तो उससे बढ़िया है कि हम अभी ही संरक्षित कर लें, किसी दूसरे के साथ पास क्यों हम मांगने जाएंगे, बताइए। ठीक है, तो तीसरा ये लाभ हुआ संसाधन संरक्षण से। चौथा जो लाभ है वो संसाधन को प्रदूषित होने से भी हम बचा सकते हैं। अगर संसाधन को हम डायरेक्ट अभी उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, और उसको बचाए रखेंगे तो प्रदूषण से भी बचाव हुआ। ठीक, तो ये थे आपके इस प्रश्न के उत्तर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, हम अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या कहना चाह रहा है। चौथा प्रश्न कहना चाह रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। तकनीक कहने का अर्थ समझते हैं, यानी आपके पास कोई स्किल होगा, आप कोई काम को शॉर्टली कर देते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया होगा उस काम को करने के, यही होता है तकनीक। तो वही बात हुआ, जैसे मशीन है तो हम जितना कोई काम को हम तुरंत नहीं कर सकते हैं उतना जल्दी मशीन कर सकता है, तो यही क्या हुआ, तकनीक हुआ। तो वही कहना चाह रहा है यह प्रश्न कि संसाधन निर्माण जो हो रहा है, नया नया संसाधन बन रहा है, उसमें तकनीक की क्या भूमिका है, ये आपको स्पष्ट कर देना है, यानी इसके बारे में बता देना है। तो देखिए, तकनीक के माध्यम से हम संसाधन की उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। तकनीक की मदद से ही लौह खनिज कारखानों तक पहुंचाया जाता। आप ही बताइए, अगर हम लोहा बना रहे हैं कहीं और उसको अगला स्थान तक नहीं पहुंचाएंगे तो क्या उसका उपयोग कर सकते हैं, क्या उसका निर्माण में सहायता मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कि कोई भी संसाधन निर्माण में तकनीक जब तक नहीं लगेगा बाबू, तब तक वो आगे सफल नहीं होगा। चाहे आप किसी भी तरह के संसाधन ले लें, आपके पास बाइक ही होगा, ठीक, सबके घर में बाइक या साइकिल होगा ही, क्या वह साइकिल का वह लोहा से बना होगा, आप भी जानते हैं कि वह लोहा से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है। अगर वह लोहा स्टील को कहीं हम बना के बस छोड़ देते, उसको किस तरह से उपयोग करना है, किस ढांचा में बनाएंगे तो साइकिल बनेगा, ये सब तकनीक मेरे पास नहीं रहता तो क्या उस संसाधन बन सकता था, नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीक एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। यही बात हम इतना सामने लिख दिए हैं बाबू कि तकनीक के माध्यम से हम संसाधन की उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं, यानी उसके मूल्य को बढ़ा सकते हैं, दाम को बढ़ा सकते हैं। तकनीक के मदद से ही हम लोह खनिज जो है, जितना भी लोहा वाले खनिज हैं वो कारखानों तक पहुंचा सकते हैं और स्टील में बदल सकते हैं उसको। लोहा से फिर क्या बदल देंगे, स्टील में। तकनीक के मदद से ही हम संसाधन मानवीय उपयोग के लिए बना सकते हैं। यही चीज़ जितना भी हम लिख दिए हैं जो अभी आपको समझाएं, ठीक। तो चौथा प्रश्न भी आप अच्छे से समझिए होंगे। अब पांचवा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न कहना यहाँ चाह रहा है
कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखिए, यह प्रश्न को आप गौर से समझिएगा। यह प्रश्न में सतत विकास एक जगह आया है और एक जगह अवधारणा आया है। ये दोनों चीज़ जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये प्रश्न आप नहीं समझ पाइएगा। तो देखिए, सतत विकास के मतलब होता है लगातार। सतत के मतलब क्या होता है? लगातार। अब विकास के मतलब आप भी जान रहे हैं, विकास करना, यानी लगातार विकास करना। क्या हुआ? सतत विकास हुआ। अवधारणा, अवधारणा के मतलब हुआ कि इसके बारे में आप क्या अभी चल रहा है नियम, कि इससे क्या लाभ है, संसाधन के विकास में सतत विकास क्या काम कर रहा है, यह हुआ अवधारणा। ठीक, तो इसी को आपको व्याख्या कर देना है। तो देखिए, जो हम अपने स्तर से इस नोट्स में लिखे हैं उसको आगे समझा देते हैं, फिर हम अपने बिहारी भाषा में, बिहारी अंदाज में आपको समझाएंगे। देखिए, सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरत, भावी कहने का अर्थ ये हुआ कि आगे आने वाला जो भविष्य है उसमें, यानी भावी पीढ़ी की अपनी ज़रूरत पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी कर दे। संसाधन न केवल मानवीय विलासिता के साधन हैं बल्कि वे मनुष्य के जीविका के भी आधार हैं। संसाधन प्रकृति द्वारा जीव जगत के लाभ के लिए दिया गया अमूल्य उपहार है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा क्या किया जाता है? पद्धत प्रदान, यानी प्रकृति प्रदान संसाधनों को निर्ममता पूर्वक दोहन किया जाता है। दोहन कहने का अर्थ क्या हुआ? उसको बर्बादी किया जाता है। इसमें कुछ लोगों का ही नहीं, लगभग सभी विकसित जितना भी देश है को ना बाबू, अमेरिका, चीन, इसमें जितना ज़्यादा दोहन करके हम लोग को कम रुपया में प्रदान कर देता है और बेच के उससे लाभ मुनाफा कमा लेता है। उन्होंने भरपूर जंगल काट दिया है, खनिज निकाला और उसका उपयोग कर रहा है। देखिए, इस जितना भी अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक समझाएं, इसको हम अपना भाषा में समझाते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न था कि संसाधन के विकास में, यानी संसाधन का कोई विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उसमें सतत विकास यानी लगातार जो विकास हो रहा है उसकी क्या अवधारणा है, इसको आपको बताना है। तो देखिए, मेरे आधार से इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हम बता सकते हैं कि सतत विकास से जो है हम लोग के आगे आने वाला जितना भी पीढ़ी है भविष्य में, उसकी ज़रूरत को क्या होगा? पूरा हो जाएगा। यानी जिस तरह से विकास बढ़ते जा रहा है संसाधन का, अगर यही लगातार बढ़ते चल जाएगा तो आगे आने वाला भविष्य जो है हम लोग का क्या होगा? एकदम आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा ना बाबू कि सब लोग क्या हो जाएगा? एकदम लेजी हो जाएगा। इतना विकास हो रहा है, आप भी जान रहे हैं कि सब सुतले सुतले खाना सबके पास आ रहा है, सुते हुए बहुत सा वर्क कर लेते हैं डिजिटली। तो ये सब कमी है, ये सब इसके बारे में अवधारणा है। ठीक, यही यह प्रश्न का उत्तर था। और आपको इसमें जो समझाने का प्रयास किया है वो कहना यह चाह रहा है कि आप संसाधन का सिर्फ प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी मानवीय विलासिता के साधन न है, बल्कि वे मनुष्य के जीविका के भी आधार है। यानी मनुष्य उसी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और कर रहे हैं बाबू। संसाधन प्रकृति द्वारा जीव जगत के लाभ के लिए दिया गया अमूल्य उपहार है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इसके बारे में लिख दिए हैं, ठीक ना, ताकि एग्जामिनर जो है देखेगा तो उसको थोड़ा कह सकते हैं कि भाव प्रकट होगा। ठीक, लेकिन कुछ लोग कौची करते हैं बाबू, प्रकृति जितना भी भगवान द्वारा दिया गया संसाधन है उसको निर्ममता पूर्वक, यानी कोई ममता उस पर नहीं करता है और सीधे उसको बर्बाद कर देता है। जैसे देखो, अभी नल जल योजना चल रही बिहार में, पूरा देश में चल रहा है जो बात अलग है, लेकिन हम बिहार के अभी कर रहे हैं बात कि बिहार में अभी नल जल योजना चला है। बहुत से अशिक्षित लोग क्या करते हैं कि जानते हैं, उनको पता है ये बात कि टाइमिंग से पानी मिलता है, इसीलिए उन लोग क्या करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं। टाइम नहीं देखते हैं कि क्या बजे आएगा, उससे कोई मतलब नहीं, सीधे नल को खुला छोड़ दिए, जब पानी आएगा तो बहते रहेगा और जिसको काम होगा उसी में से लेगा। यानी हम कह सकते हैं कोई उसको मानते नहीं है पानी के लिए,
और कुछ दिन में ऐसा भी आएगा बाबू कि आपको पानी के लिए तरसना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग बर्बादी कर रहे हैं। तो कृपया आप लोग से भी निवेदन है कि जो जल है, कह सकते हैं एक बहुत ही पवित्र चीज़ है, इसको आप लोग बचाएं। इस तरह से निर्ममतापूर्वक इसका बर्बादी नहीं करें। और आप लोग गाली नहीं दीजिएगा बाबू कि सर हमको ज़्यादा अब समझा रहे हैं जल को बचाने के लिए। आप लोग के ही जीवन के लिए, आपके आने वाले बाल बच्चे भविष्य के लिए हम समझा रहे हैं, ठीक। लगभग सभी विकसित देश जो है कौची कर रहा है, संसाधन को बर्बाद कर रहा है। इससे कौची होगा, आगे दिक्कत होगा बाबू, ठीक। यही अवधारणा था संसाधन के विकास में सतत विकास का, ठीक। अब जो आप इस चैप्टर का छठा प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में से बीच बीच में से आपसे प्रश्न पूछ लेगा एग्जाम। तो देखिए, स्वामित्व यानी अपना जो मेरा अधिकार है, उसके आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों यानी प्रकारों का वर्णन करें। स्वरूप के मतलब क्या होता है, प्रकार। तो इसको वर्णन करना है कि कितना प्रकार के होता है, कौन कौन होता है, उसके बारे में बता देना है, ठीक। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला जो होता है बाबू, व्यक्तिगत संसाधन होता है। देखिए, जो ये 4 गो है अभी, ये चारों आपको एकदम बहुत आसानी से एकदम बिहारी भाषा में आपको समझाएंगे। और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा 101%, ठीक। देखिए, सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ये कौची के आधार पर है बाबू, स्वामित्व के आधार पर। तो कह रहा है व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिनका स्वामित्व, स्वामित्व कहे का मतलब कौची, जेकर मालिक यानी अधिकार निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे समझिए बाबू, एगो एकदम उदाहरण थोड़ा समझेबो। किसान के घर, देखा है किसान के घर। अब बताओ, एरा में बैल आपको नजर आ रहा है कि ना बाबू, बैल एकदम बिहारी में भी हम कभी कभी बीच में बात करेंगे, तो आप इससे उदास नहीं होइएगा, ठीक ना। हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यानी आप देख रहे होंगे आपके ये जो किसान के घर हैं, इनके बगल में एक क्या जना रहे हैं, 2 बैल जना रहे हैं। ये दोनों बैल किसी किसान के होंगे, तो उनका निजी ये बैल है। एकदम कहते हैं, एकदम हक से कहते हैं कि ये हम्मर गाय है, ये हम्मर बैल है। हम कहते हैं कि नहीं बाबू। उसी तरह आपका घर भी है तो आप भी बोलते हैं ये हम्मर घर है, देख ये हम्मर घर बनेलू है। यानी हम अधिकार जमा रहे हैं कि व्यक्तिगत किसका है, ये मेरा है। तो वही हुआ क्या बाबू, व्यक्तिगत संसाधन। यही यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि वैसा संसाधन जिनका स्वामित्व यानी अधिकार निजी व्यक्ति, कोई निजी व्यक्ति के पास हो, तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। चाहे देखते होंगे आप लोग मोटरसाइकिल खरीदते होंगे नया नया, तो कहते होंगे देख ले लिया अपाची, हमें अपन कहते होंगे, कौन कहते होते हैं कि हम अपन लिए हैं। तो ये क्या हुआ, व्यक्तिगत संसाधन। जितना आपको इजी वे में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। दूसरा समझिएगा, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है। समुदाय कहे का मतलब कुछ होले बाबू, यानी गांव में एगो समूह चला हो, तो कैसा कहूँ, गोतियारो भी बन जावा हो कितने लोग गांव में, तो वो एक तरह से क्या है, समुदाय है, ठीक। जैसे चारागाह, तालाब, पार्क, शमशान आदि। अभी हम एक आध वो एग्जाम्पल हम नीचे चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि सामुदायिक संसाधन क्या होता है। देखिए, ये देख रहे होंगे बाबू, चारागाह। यहाँ पे ऐसा लिमिट नहीं है कि ये आपका पर्सनल चारागाह है तो आप अपने गाय को चराएं। चारागाह वैसा जगह होता है बाबू जहाँ पे आप किसी भी गाय को, चाहे आप हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके गांव वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका देश वाला कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ पे ले जाकर चरा सकते हैं। तो वो हो गया चारागाह। यानी उस स्थान पे क्या हो, समुदाय का, क्या हो, समुदाय का जो है अधिकार हो, तो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे चारागाह हो गया। उसी तरह से बाबू आपका एक तालाब हो गया। तालाब, बहुत सा तालाब क्या करते हैं कि पर्सनल भी बनाते हैं, लेकिन बहुत सा तालाब जो होते हैं सामुदायिक भी होते हैं, यानी सभी गांव के लिए भी होते हैं।
ठीक। उसी तरह पार्क। चलिए अब आगे हम समझाते हैं। 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि सामुदायिक संसाधन क्या होता है। ठीक, अब अगला समझिएगा, राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, वैसा संसाधन जिनका मालिक या अधिकार राष्ट्र कहने का मतलब हुआ देश के पास होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सरकारी जमीन है तो कौची कहता है कि देख सरकार की जमीन हो, यहाँ पर कोई के अधिकार न है, न हमर न तो, सीधा सीधी हम यही बोलते हैं। यानी उस पे सभी लोगों का, राष्ट्र के यानी देश के सभी लोगों का अधिकार होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। उसी तरह सड़क, तो हम सड़क पर ही नहीं कहते हैं कि हमर खाली सड़क है इसे दिया खाली हम जा सकते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इससे हमारे देश के सभी लोग आ जा सकते हैं, यानी उस पर पूरा देश का हक है। रेलगाड़ी, आप भी देखते होंगे कि जितना भी रेलवे लाइन है उसमें उसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, यानी पूरा देश आवाजाही करता है, यानी आवागमन करते हैं। ठीक, देखिए हम बीच बीच में हम देहाती का प्रयोग करते होंगे, यानी बिहारी का हम प्रयोग करते हैं बाबू भाषा का, तो आप लोग उससे उदास नहीं होना, हम आपको समझाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर आप कहिएगा, वीडियो में डिमांड कीजिएगा सर सिर्फ हमको हिंदी में समझाइए, तो हम हिंदी में समझाएं, हमको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको देहाती में समझाएं। देहाती इसलिए समझाते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास देहाती के भी स्किल होता है बाबू, और हिंदी भी स्किल होता है, यानी सभी तरह के उसके पास स्किल होता है बाबू। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। ठीक, अब सबसे लास्ट में जो चौथा है स्वामित्व के आधार पे, वो आपका आता है बाबू अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इसको समझिएगा, कह रहा है वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा होता है। जैसे WHO का नाम सुने होंगे बाबू, उसमें कौन सी करता है, पूरा देश पर अपना एक नियम बनाता है, तो वो क्या हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। इसको समझाने के लिए हम एगो खास एग्जाम्पल लिए, समझिएगा। देखिए हम लिखे भी हैं अपना भाषा में, इसे समझने के लिए समुद्री क्षेत्र का उदाहरण लेंगे, यानी समुद्र जो है उस इलाका को लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, समुद्री आपको नज़र आ रहा है ये। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या कहना चाह रहा है, किसी भी देश के तट रेखा से, यानी जो आपका सबसे एंडिंग पॉइंट है आपका कंट्री का, आपका देश का, उससे 200 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र तक ही आपका नियंत्रण है, आपका अधिकार है, उसके आगे आपको कोई अधिकार नहीं है। उस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी अंतर्राष्ट्रीय जितना भी संगठन है उसका अधिकार है, वो चाहेगा सभी राष्ट्र मिलकर चाहेगा तब उसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकता है। तो यही क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे ही समुद्र समझिए, ठीक है, ये समुद्र है, अब इस समुद्र है और ये आपका मान लीजिए यहाँ पे कहीं आपका देश का तट लगता है, यानी आपका देश का सीमा लगता है, आपका देश का बॉर्डर लगता है। ठीक, तो वहाँ से 200 किलोमीटर आपका समुद्री क्षेत्र पर्सनल हुआ, उसके आगे आपका कोई अधिकार नहीं है बाबू। उस पर अधिकार किसका होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर में कुछ 5 ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर ये एक ही वीडियो में ख़त्म नहीं हुआ है बाबू, इसके भी और चैप्टर बनते हैं। पहला चैप्टर का चैप्टर आगे समझाते हैं, आगे ये 5 प्रश्नों को समझिए। देखिए पहला जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ में कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आपसे अगर ऑप्शन में रहेगा नवीकरणीय, अनवीकरणीय वगैरह, तो आपको अनवीकरणीय संसाधन मारना। अब कहिएगा सर कि अनवीकरणीय कुछ ही होता है, तो अनवीकरणीय ऐसा संसाधन होता है जिसका जो है वो सीमित नहीं है, यानी ये कभी भी खत्म हो सकता है, इसकी मात्रा जो सीमित नहीं है, निश्चित नहीं है। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अनवीकरणीय संसाधन यानी ऐसा संसाधन जो आने वाला भविष्य है उसमें कभी अगर समाप्त हो जाए, तो उस तरह के संसाधन क्या हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। यानी यह आगे आने वाले भविष्य में कभी न कभी समाप्त हो जाए, तो वो क्या हो गया, अनवीकरणीय।
ठीक। अगर बीच में कहीं इसको समझाने में आपको दिक्कत महसूस हुआ होगा या हमसे कोई मिस्टेक हो गया होगा तो आप मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि मैं हर तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बीच में कहीं मुझसे मिस्टेक हो गया होगा तो आप भी अगर समझ रहे हैं उस बात को तो हम भी एक छात्र हैं बाबू, आप मुझे भी समझा सकते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो देखिए, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। पुनः क्या मतलब होता है? दोबारा। अब पूर्ति योग्य मतलब होता है इसको दोबारा हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। ठीक। यानी सौर ऊर्जा को हम दोबारा उत्पादन कर सकते हैं। ठीक। तो ये कैसा संसाधन हो गया? पुनः पूर्ति योग्य। तीसरा प्रश्न बनता है वस्तुनिष्ठ में, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो अभी आपको हम बताएं कि 200 किलोमीटर तक आपका देश का पूरा अधिकार रहता है। आप कुछ भी उस 200 किलोमीटर तक कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके आगे आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अधिकार होता है। ठीक। चौथा होता है डाकू, चौथा प्रश्न है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। देखिए, यह प्रश्न बिहार बोर्ड में कई बार पूछ भी लिया गया है, तो याद रखिएगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है संसाधनों का अनियोजित विदोहन से, यानी उसको कोई ममता नहीं है डाकू को, वो किसी तरह से अर्थव्यवस्था को खाने पकाने का काम करेगा। ठीक। पांचवा प्रश्न, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी एक दो बार बिहार बोर्ड में पूछ लिया गया है। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित? 19.2 किलोमीटर। आप लोग इसमें कन्फ्यूजिंग हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सर एरा में 200 किलोमीटर है, एरा में 19.2 किलोमीटर है, ऐसे कहे। तो देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि आपके सीमा रेखा से कितना किलोमीटर तक समुद्र पर आपका अधिकार है, तो 200 किलोमीटर। और ये प्रश्न कहने का अर्थ है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ये 19.2 किलोमीटर है, क्योंकि राजनीतिक सीमा से आपका 19.2 किलोमीटर मात्र क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हम राष्ट्रीय संपदा को निहित कर सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक। ये आपका समुद्र हुआ। अब देखिए, यह चैप्टर इतना में ही नहीं समाप्त होता है बाबू, यह चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था और यह चैप्टर में अभी और कई चैप्टर हैं। चैप्टर 1 का जो चैप्टर का आएगा वो प्राकृतिक संसाधन आएगा, फिर आपका ख में आएगा जल संसाधन, यानी इसके नेक्स्ट चैप्टर। फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर आएगा वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। पानी नहीं लिखा है, ये प्राणी लिखा हुआ है। ये क्या होता है कि स्कैन वगैरह करते हैं जब इस इमेज को, तो ऐसा ये कह रहे हैं कि रेज हो गया होगा। ठीक। घ में जो है, यानी घ नंबर चैप्टर है वो है खनिज संसाधन। फिर 18 नंबर है शक्ति और ऊर्जा संसाधन, यानी संसाधन चैप्टर के ये 5 चैप्टर बनते हैं हम। ठीक। ये 5 चैप्टर ख़त्म करना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि ये 5 चैप्टर से आपका लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं बिहार बोर्ड में। ठीक। अब चैप्टर 2 जो है आपका कृषि है। ठीक। तो चैप्टर 2 जो है वो कृषि, ये सब अगर हम ख़त्म कर लेंगे तो इसके आगे हम फिर कृषि लाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने भाई ऋतिक रोशन सिंह का सपोर्ट करें, आप कमेंट करें। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें, और इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी दिक्कत परेशानियाँ अगर इस क्वेश्चन में लग रहा होगा तो आप फिर मुझे कमेंट करें, मैं उसका आपको निराकरण करने का प्रयास करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ये प्रश्न बन रहे थे ये सभी का आप लोग उत्तर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आप लोग को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, और इससे सिर्फ आप लोग का ही लाभ नहीं बल्कि ये चीज़ आप सीख लेंगे तो अपने समाज को भी आप बता सकते हैं, तो ये आपको समाज का भी लाभ लायक वीडियो है। ठीक। यानी समाज के लिए भी यह वीडियो अति आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग
कहीं भी अगर कोई दिक्कत हुआ होगा या कोई चीज़ समझने में परेशानी आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।